हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैया पाठशाला स्कूल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, कल हमने डिस्कस कर लिए थे एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, किन्हीं दो ऐसे विलयन के उदाहरण दीजिए जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विलयन प्रदर्शित करते हैं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनी टू सॉल्यूशन विच एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। बच्चों, ये यहाँ पर डेविएशन होगा। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो एग्जाम्पल है, देखो पॉजिटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन शो करते हैं उसके अपन को दो एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल है इथेनॉल, आप नोट कर लीजिए। इथेनॉल प्लस वाटर। और दूसरा एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन है जो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इसके साथ में आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो होता है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, नाइट्रिक अम्ल प्लस जल। ठीक है, तो ये अपना आंसर। देन गिव एग्जांपल, ये अपना क्वेश्चन 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर जल की मोलरता का मान ज्ञात कीजिए। टेल द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी ऑफ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो बच्चों, हम जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर मोलैरिटी, इट मीन्स मोलैरिटी और डेंसिटी को अपन सेम ले सकते हैं ना, मोलरता और घनत्व। ठीक है, दोनों ही वेट बाय वॉल्यूम रिलेशन होते हैं, वेट बाय वॉल्यूम संबंध होते हैं दोनों दोनों के। तो जल की जो डेंसिटी होती है, जल का जो घनत्व होता है सामान्य ताप पर, वो होता है 1 kg पर लीटर। कितना होता है? 1 kg पर लीटर। देखो, हमें कोई भी क्लू नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अपन को क्या ज्ञात करनी है? मोलरता, सामान्य ताप पर जल की मोलरता। मोलरता का जो सूत्र होता है वो होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। ना हमें मोलों की संख्या दी है, ना हमें आयतन दिया है, और आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। ठीक है, तो हम इसका आइडिया लेंगे जल के घनत्व से। देखो, सामान्य ताप पर सामान्य ताप पर जल का घनत्व होता है 1 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, इट मीन्स जल के 1 लीटर विलियन में जल का कितना भार होता है? 1 kg भार होता है। ठीक है, और देखो मोलाइटी भी अपन को पर लीटर निकालनी है ना। तो पर लीटर अपन जल के मोल्स अगर अपन निकाल लें तो अपन को क्या पता चल जाएगा? मोलरता। तो मोल कैसे निकालेंगे? देखो, 1 लीटर में जल का वेट कितना है? 1 kg। और जल का जो मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान होता है जो जल का, वो होता है 18 ग्राम। कितना होता है? 18 ग्राम। तो यहाँ से अपन मोल निकाल देंगे। तो जल के मोल की संख्या कितनी हो जाएगी?
मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान अपन ने क्या ले लिया 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और ये 18 ग्राम, तो ये आ गए अपने पास मोल। अब देखिए मान रख दो अब उस फॉर्मूले में मोलरता के, तो मोलों की संख्या अपने पास कितनी आ गई 1000/18, और ये जो 1000 ग्राम था वो किस में था 1 लीटर। ठीक है, तो विलेन का आयतन कितना हो गया 1 लीटर, निकालेंगे तो आ जाएगा अपने 55.5 मोल पर लीटर। ये आ गई अपनी जल के सामान्य ताप पर मोलरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता एवं शैल स्थिरांक में संबंध बताइए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं विशिष्ट चालकता एवं शैल स्थिरांक में संबंध। तो देखो बच्चों, जब भी तुम्हें संबंध रिलेशन का बोले तुम हमेशा क्या लिख देना वहां पर उसका सूत्र। तो विशिष्ट चालकता का सिंबल होता है अपने पास के। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है के बराबर CL/A। के यहाँ पर क्या है विशिष्ट चालकता, ठीक है, C यहाँ पर है चालकता, और L/A यहाँ पर क्या है शैल स्थिरांक। तो आ गया आपका रिलेशन शैल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में, के बराबर CL/A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंथेनाइट श्रेणी में त्रिसंयोजक धनायन का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने पर घटता है, इस संकुचन को क्या कहते हैं। लैंथेनाइट श्रेणी में त्रिसंयोजक धनायन का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने पर घटता है, इस संकुचन को लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। देखो बच्चों, जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो हमेशा परमाणु का आकार क्या होता है घटता है। क्यों घटता है, तो देखो एक आवर्त में, जैसे अब मैं छठे आवर्त की बात कर रही हूँ, तो हम बाएं से दाएं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। चलो अपन इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा यहीं पे। सपोज ये एक आवर्त है, छठा आवर्त है, उसमें 59, 60, 61, 62, 63 ये इस तरीके से परमाणु उपस्थित हैं। ये परमाणु का सबसे आखिरी कक्ष, ठीक है, सबसे बाहरी कक्ष, और ये परमाणु का क्या है नाभिक है। ठीक है, परमाणु का सबसे आखिरी कक्ष है ये बाहरी कक्ष, और ये परमाणु का नाभिक। तो यहाँ पर भी याद आखिरी कक्ष कौन सा होगा बाहरी कक्ष छठा, यहाँ भी छठा होगा, यहाँ भी छठा होगा, और पूरे आवर्त में जितने भी परमाणु होंगे उसमें जो बाहरी कक्ष होगा छठा होगा। तो देखो अभी यहाँ 59, इट मीन्स यहाँ 59 प्रोटॉन और 59 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सपोज 59 इलेक्ट्रॉन, तो 60 इलेक्ट्रॉन भी इसी में ही आएगा, 61 भी इसी कक्ष में आएगा छठे में। ठीक है, इट मीन्स क्या है नाभिक से थ्योरेटिकली अपन देखें तो नाभिक से जो बाहरी कक्ष छठा है उसकी दूरी सब में क्या है समान।
ठीक है, थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर कितने प्रोटॉन हो गए? 59। यहाँ पर हो गए अपने 60 प्रोटॉन, यहाँ पर 61 हो गए। तो जैसे जैसे अपन परमाणु में आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में, छठी कक्षक में भरा जा रहा है, बट जो नाभिकीय आवेश है, प्रोटॉन है, वो क्या हो रहा है? लगातार बढ़ता जा रहा है। तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है, जो आवेश है, क्योंकि प्रोटॉन धनायन होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणायन, आवेश है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या करेगा? और ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन और खींचता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा, तो ये जो दूरी है नाभिक से बाहरी कक्ष की, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इट मीन्स परमाणु त्रिज्या कम होती जाएगी, और परमाणु त्रिज्या कम होती जाएगी, इसको ही हम क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड संकुचन। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये अपन ने पिछली वाली क्लास में भी किया था, है ना? परमाणु त्रिज्या घटती है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। क्यों? नाभिकीय आवेश बढ़ने से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? टेट्रा कार्बोनिल निकिल। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, टेट्रा कार्बोनिल निकिल सबको दिख रहा है? इसमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो देखिए, इस बात को गांठ मान लीजिए, याद रख लीजिए, जब भी कार्बोनिल ग्रुप अटैच होगा किसी भी धातु से, क्या कार्बोनिल ग्रुप किसी भी धातु से बंध बनाएगा, तो उसमें जो भी धातु होगी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होगी। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल है, कौन सा? आयरन कार्बोनिल। यहाँ भी कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप है तो यहाँ पर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? 0 होगी। तो जब भी कार्बोनिल ग्रुप, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप किसी भी धातु के साथ बंध बनाएगा, तो उस कंडीशन में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन 6, हीमोग्लोबिन में उपस्थित केंद्रीय परमाणु का नाम लिखिए। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, मैग्नीशियम किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है, अपन ने प्रीवियस क्लास में किया था। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? आयरन होता है। 7th क्वेश्चन, स्टार्च के 2 अवयवों के नाम लिखिए। देखिए स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड जो स्टार्च जो होता है, वो हमेशा 2 कंपोनेंट होते हैं स्टार्च के, 2 चीज़ों से, 2 अवयवों से मिलके बनता है। उनके नाम है, पहला होता है अमाइलोज, ठीक है, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। ओके, तो स्टार्च के 2 अवयव कौन कौन से होते हैं? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। मैं थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? 7th, यस 7th। ये होता है अपने पास अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो टोटल स्टार्च में कितना % होता है? 50 to 20%। टोटल स्टार्च का 15 से 20% किससे बनता है? अमाइलोज से। और अमाइलोपेक्टिन 80 से 85% बनाता है स्टार्च। ओके, समझ में आ गया? ये कैसा होता है? ये
अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है, मतलब रेखिक संरचना होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। और ये कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है, शाखीय होता है, ब्रांचिंग होती है, लाइक ब्रांचिंग होती है ना ट्रीज में, वैसे इस तरीके से, ठीक है। और ये कैसी होती है? लीनियर। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? C1C4 लिंकेज। कौन सा लिंकेज होता है? C1C4 लिंकेज। इसका मतलब क्या है? देखो C1C4 का मतलब है, देखो पॉलीसैकेराइड हमेशा मोनोसैकेराइड शुगर, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे मूलभूत या फिर न्यूनतम इकाई जो होती है पॉलीसैकेराइड की, वो क्या होती है? मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो छोटी छोटी शुगर से मिलके, छोटे छोटे मोनोसैकेराइड से मिलके एक पॉलीसैकेराइड बनता है। तो दो मोनोसैकेराइड के बीच में जो बंध है वो C1C4 का मतलब है पहले वाले मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 1 दूसरे वाले मोनोसैकेराइड के चौथे कार्बन से क्या होता है? जुड़ा होता है इसमें। और इसमें क्या होता है? जो लीनियर स्ट्रक्चर है और शाखित जो चेन है उसमें तो C1C4 सेम अमाइलोस की तरह, लेकिन जो यहाँ से जो ब्रांचिंग होती है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर कौन सा लिंकेज होता है? C1C6 लिंकेज। इट मीन्स पहली वाली मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 1 दूसरे वाले के कार्बन नंबर 6 से बंधा हुआ होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 8th क्वेश्चन, नंबर 8। तो देखिए यहाँ पर चारों में अमीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अमीन ग्रुप है, NH2। अमीन ग्रुप जनरली कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, लेविस बेस होता है अमीन। क्यों होता है? लेविस ने क्या परिभाषा दी थी क्षारक की? जो भी यौगिक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं या फिर दूसरे को देते हैं, वो क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। तो अमीन कैसी होती है? क्षारकीय। अब इसमें से कौन सा ज्यादा क्षारकीय, कौन सा कम क्षारकीय, ये अपन को देखना है। तो देखिए, पहला अपन को दिया है एनिलिन। यहाँ पर एनिलिन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 बेंजीन ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। पहला क्या दिया है अपन को? C6H5NH2। इसकी संरचना कैसे बनेगी? इस तरीके से, ये फिनाइल ग्रुप C6H5 ग्रुप फिनाइल ग्रुप है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अपने पास सेकंड जो कंपाउंड दिया है, यौगिक है, वो है तीसरा जो यौगिक है देखो, जो तीसरा यौगिक है वो अपने पास है 2 तो फिनाइल ग्रुप, और जो चौथा ग्रुप है वो है अपने पास
मिथाइल एमीन। ये अपने को 4 ग्रुप दिए हुए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा ज़्यादा क्षारीय है, कौन सा कम क्षारीय है। तो देखो मैंने पहले आपको बताया जो भी अमीन ग्रुप होता है वो कैसा होता है, क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। बट इसके साथ जो अदर कंपाउंड्स, जो दूसरे यौगिक जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो इफेक्ट डालता है, वो प्रभाव डालते हैं इसकी क्षारीयता के ऊपर। तो 2 तरीके के ग्रुप होते हैं। एक होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन सा, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले, जो अमीन के साथ जुड़ जाएंगे तो अमीन को क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। और एक होते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, अपनी ओर लेने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले अमीन से। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले ग्रुप अगर अमीन को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अगर कोई और यौगिक नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। समझ में आया। और अगर इसके साथ नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेने वाले ग्रुप जुड़े होंगे तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, ले लेंगे, जिससे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो नाइट्रोजन फर्दर किसी और को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। इस वजह से इसकी जो क्षारीयता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जो होते हैं वो क्षारीयता को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप वो क्या करते हैं, क्षारीयता को कम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये देखिए ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है फिनाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये वाला जो समूह है इसमें यहाँ पर सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट उसके साथ पे नाइट्रोजन के साथ 2 ग्रुप और है, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, है ना। और जो ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। तो ये नाइट्रोजन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में नाइट्रोजन के साथ 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाले, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपको समझ में आ रहा है, बता सकते हो अब सबसे ज़्यादा क्षारीय व्यवहार कौन प्रदर्शित करेगा, सबसे ज़्यादा करेगा ये। यहाँ पर माना 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, बट इसके साथ ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा 4th, कौन सा करेगा, 4था। ठीक है, उससे कम, सबसे कम बताओ चलो कौन सा करेगा, सबसे कम करेगा 3रा, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये तो बहुत बुरी तरीके से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, खींचेंगे, है ना। तो 3रा सबसे कम होगा। ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा कौन सा होगा, ये वाला, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके पास 1 ही है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर दूसरा, क्योंकि इसके पास माना 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन 2 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसको देंगे।
और इसके पास तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं, सिर्फ देने देने वाला ग्रुप है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा अपना क्षारीय तक। क्या समझ में आ गया बच्चों? इन शॉर्ट बता दूं तो फिनाइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नाइट्रोजन से, और मिथाइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। अच्छा ओके, सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो बच्चों, एक सेकेंड, तो देखिए लघुत्रात्मक में आपके क्या रहने वाला है, आपके 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का रहने वाला है, 1.5 1.5 मार्क का हर क्वेश्चन रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना न्यूमेरिकल है। फर्स्ट क्वेश्चन, पानी में ग्लिसरॉल का एक विलयन 500 ग्राम पानी में कुछ ग्लिसरॉल घोलकर तैयार किया गया था। ठीक है, तो अपन ने पानी में क्या घोला है, ग्लिसरॉल घोला है। पानी कितना लिया है, 500 ग्राम लिया है। ग्लिसरॉल पता नहीं है अपन को ग्लिसरॉल कितना लिया है। ठीक है, अब जब कोई भी चीज़ अपन घोलते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है हमेशा बढ़ जाता है। प्योर विलयन है ना, प्योर विलयन के कंपैरिजन में जो भी अपन विलयन बनाते हैं किसी चीज़ को घोल के, वो क्या हो जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पानी का, है ना। और जैसे अपन ने पानी में ग्लिसरॉल मिला दिया तो क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। इसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, कितना बढ़ गया, क्वथनांक कितना हो गया, 100.42 डिग्री सेंटीग्रेड। इस घोल को बनाने के लिए ग्लिसरॉल का कितना द्रव्यमान घोला गया, इट मीन्स अपन को क्या निकालना है, ग्लिसरॉल कितना घोला गया। तो बच्चों अपने को इसने दिया है टेम्परेचर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक दे दिया अपने को, इसने पानी का जो भार है 500 ग्राम वो दे दिया। ठीक है, इसके बाद अपना पानी का क्वथनांक, इस घोल का क्वथनांक कितना दे दिया, 100.42 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन को ये केबी दिया है, केबी को बोलते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये दे दिया। अपन को निकालना है ग्लिसरॉल का। अब अपन इसमें ग्लिसरॉल का द्रव्यमान, अब इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए सॉल्यूशन आपके बोर्ड पर है। तो ये क्या है अपने पास, एमबी, एमबी है अपने पास ग्लिसरॉल का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर बी क्या लिया है, बी लिया है विलय ग्लिसरॉल, बी किसके पर्सपेक्ट में, ग्लिसरॉल के लिए। और ए जो लिया है वो है अपने पास विलायक पानी, ए जो लिया है वो है, बी है अपने पास फॉर ग्लिसरॉल, और जो ए है वो वाटर। अब बी का जो मतलब मोलर द्रव्यमान ग्लिसरॉल का कितना होता है, 92 होता है। ये कैसे निकाला, तो देखो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है
देखिए क्या है अपने पास ग्लिसरॉल का फॉर्मूला C3H8O3। C3H8O3। देखिए कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12, तो ये 36 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये 8 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है तो ये 48 हो गया। टोटल अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 92। तो ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 92 ग्राम होता है, ठीक है। और ये अपने पास क्या है वाटर का जो वेट दिया हुआ है, कितना दिया है पानी का वर कितना, अपन ने पानी कितना लिया था 500 ग्राम लिया था, ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। डेल टी बी इसका मतलब क्या है क्वथनांक का उन्नयन। ग्लिसरॉल डालने के बाद क्वथनांक कितना हुआ, तो कितना है अपने पास 100.42, ठीक है ये हुआ था। और ये क्या है अपने पास प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, इट मीन्स पानी का क्वथनांक, ठीक है। तो जब अपन विलयन में से विलायक का क्वथनांक माइनस करते हैं तो अपने पास क्वथनांक का उन्नयन आता है। ये क्या है अपने पास क्वथनांक का उन्नयन। क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन होता है जो प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर का, एक सेकेंड सॉरी, सॉल्यूशन का तापमान माइनस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का क्वथनांक माइनस वाटर का पानी का क्वथनांक, तो ये अपने पास डिफरेंस आता है। कितना आया अपने पास 100.42, क्योंकि अपन जानते हैं जो वाटर का पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 होता है, और जो अपने को विलयन दिया ग्लिसरॉल पानी का उसका क्वथनांक कितना है 100.42। जब माइनस करेंगे तो अपने पास क्वथनांक का उन्नयन आ गया। क्यों निकाला ये, क्योंकि अपने पास क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला, डेल टी बी IM/KB, ये होता है। यहाँ पर ये क्वथनांक का उन्नयन, ये वन ऑफ फैक्टर, आई क्या वो होता है वन ऑफ फैक्टर, M होता है अपने पास मोललता, और KB है अपने पास एब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक, ठीक है। ये अपने को फॉर्मूला यहाँ पुट करना है। तो देखो अपने को KB I जो है ग्लिसरॉल के लिए अपन लेंगे 1, क्यों लेंगे, क्योंकि ग्लिसरॉल क्या है एक कार्बनिक यौगिक है, और जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके लिए I का वैल्यू क्या होता है वन ऑफ फैक्टर कितना होता है 1 होता है। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मोललता किसे बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मतलब विलय के मोलों की संख्या बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार, ठीक है। किस में होता है अपने पास ये किलोग्राम में लेते हैं हमेशा ये अपन, और के भी अपन को फॉर्मूला में जो भी अपने को क्वेश्चन होता है उसमें दिया हुआ होता है, और नहीं भी दिया होता तो अपन को याद रखना होता है, एक ही वैल्यू याद रखनी है पानी के लिए, क्योंकि पानी का जो स्थिरांक होता है वो कितना होता है 0.512 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो अपन ऐसे वैल्यू यहाँ पर देखिए TB = KB, ठीक है। ये क्या है, ये अपने को ये है अपने पास मोललता पुट किया, कैसे किया है मोललता, मैंने क्या बोला था मोलों की संख्या किसकी विलय के, विलय क्या है अपने पास क्या घोला पानी में अपन ने ग्लिसरॉल, तो मोल कैसे निकालते हैं अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, मोल कैसे निकालते हैं दिया गया जो भी द्रव्यमान अपन को दिया गया है बटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो अपन ने B किसके लिए यूज किया है ग्लिसरॉल के लिए, तो वेट ऑफ दिया गया द्रव्यमान किसका ग्लिसरॉल का दिया हुआ द्रव्यमान बटा ग्लिसरॉल का क्या मोलर द्रव्यमान, ये आ गया ग्लिसरॉल के मोल, और बटे में अपन को क्या लिखना है यहाँ पानी का भार जो भी अपन को दिया गया है केजी में, यही तो लिखा है। और केजी में अगर ना दिया हो ग्राम में दिया गया हो तो यहाँ ग्राम लिख करके ऊपर सॉरी बच्चों ग्राम लिख करके ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1000 से, देखो यही लिखा हुआ है, समझ में आ गया।
ये मोलरता के लिए आया है। तो अपन ने वैल्यू पुट की, डेल टी बी का वैल्यू कितना है अपने पास 0.42 kb, देन डब्ल्यू बी ये तो अपन को निकालना है ग्लिसरॉल का दिया हुआ द्रव्यमान कि ग्लिसरॉल कितना मिलाया, ठीक है 1000 mv कितना है अपने पास ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान 92, और जो पानी जो लिया है अपन ने उसका भार कितना है 500। सॉल्व किया अपने पास आ गया 37.73 ग्राम। क्या आ गया अपने पास ये ग्लिसरॉल का भार कि अपन ने कितना ग्लिसरॉल मिलाया था। तो मेनली अपन ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए किसी विलयन के लिए मोलरता एवं मोललता में अंतर लिखिए। तो बच्चों जब भी मोललता ऐसा कोई भी डिफरेंस वगैरह लिखने को आए तुम्हें, ठीक है, तो क्या करोगे हमेशा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी क्या आ जाएगी डेफिनेशन, परिभाषा लिख दो, उसके बाद जो उसकी इकाई हो वो लिख दो, ठीक है, और जो भी डिफरेंस तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम्हारी नोटबुक में दिए हुए वो ऐड कर दो। तो मेनली देखो अपने पास 1.5 मार्क का है तो अपन 3 डिफरेंस भी, 3 अंतर भी छोटे छोटे लिख देंगे तो अपन को जो 1.5 मार्क्स है वो अपन को मिल जाएंगे। तो आप मैंने इसका सॉल्यूशन लिख रखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो पहले समझ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोलरता क्या होती है, किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या होती है। क्या होता है मोलरता, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, किसमें 1 लीटर। तो 1 लीटर विलयन में अपन जितने भी मोल्स लेते हैं विलय के, मोल लेते हैं विलय के, वही अपने क्या होती है मोलरता होती है। सेम मोलरता होती है बट यहाँ पर अपन विलयन ना 1 लीटर विलयन का आयतन ना उपयोग करके क्या यूज करते हैं, वेट, 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में। मोलरता क्या होती है, क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या बटा, क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या बटा द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलायक का भार, किसमें, केजी में। नेक्स्ट है मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है। बिल्कुल, यहाँ अपन ने क्या लिया, देखो पहले मैंने समझा दिया, यहाँ अपन ने आयतन के रिस्पेक्ट में लिया है, विलय के मोलों की संख्या किसके रिस्पेक्ट में लिए, आयतन के, और यहाँ पर क्या करते हैं विलायक के मात्रा से लेते हैं इसका संबंध। अपन ने यहाँ विलायक का क्या लिया है, भार लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपने पास, इसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, ये इकाई है थर्ड वाला। और एक और चीज़ होती है कि जो मोलरता होती है, मोलरता देखो इसमें आयतन ले रहे हैं तो आयतन हमेशा टेम्परेचर से वेरी करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, तो तापमान से, है ना। तो मोलरता किस पे डिपेंड करती है, तापमान पे निर्भर करती है, ठीक है। वहीं जो मोललता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर आयतन ना लेकर के अपन ने क्या लिया है, भार लिया है, वेट लिया है, सॉलिड लिया है, वो कभी भी तापमान पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। देखिए तो क्या करना है अपन को,
समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न करना है। किसके लिए? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया बच्चों किसे बोलते हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया उसे बोलते हैं जिसमें जो अभिकर्मक की सांद्रता होती है उसका ऑर्डर 1 होता है। जिसकी कोटि 1 होती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपनी प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। तो देखिए ये अपनी क्या है? डेरिवेशन है। ये अपन को याद ही करनी है, समझ के याद करनी है। तो देखो समझते हैं अपन। विजिबल है? दिख रहा है? एक सेकेंड। देखो यहाँ क्या लिखा है? जो भी कभी भी किसी भी अभिक्रिया को अपन कैसे व्यक्त करते हैं? अभिकर्मक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। या आर फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी अभिकारक और पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। हमेशा अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभिक्रिया वेग, जो अभिक्रिया के होने की जो दर होती है ना, मतलब जो अभिकारक है वो कितने टाइम में उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है ना, कितना टाइम उसको लग रहा है, तो वो क्या होती है? वो होती है अभिक्रिया होने की दर या अभिक्रिया होने का वेग। ठीक है, तो अभिक्रिया जो अभिक्रिया का वेग होता है वो बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले किस पे निर्भर करता है? वो करता है अपने अभिकारक की सांद्रता पे, क्योंकि जितना अपन अभिकारक लेंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या बनाएगा? कन्वर्ट होकर के उत्पाद बनाएगा। तो इट मीन्स अभिक्रिया होने की जो रेट होती है, जो वेग होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? अभिकारक पर डिपेंड करता है कि पर यूनिट टाइम में, कितने टाइम में? पर यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट है, मतलब जो अभिकारक है, वो कितना उत्पाद में बदल रहा है। तो अभिक्रिया वेग को मैं कैसे लिख सकती हूँ? अभिक्रिया वेग को लिख सकती हूँ माइनस डी आर इक्वल्स टू डी टी। इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? एक फंक्शन है। यहाँ माइनस क्यों लगाया? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि टाइम के साथ जो अभिकारक है वो क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उत्पाद बनता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए dp अपॉन dt, p फॉर प्रोडक्ट, उत्पाद, यहाँ पॉजिटिव साइन, क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनता जाएगा और अभिकारक क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ओके, तो अपन जो अभिक्रिया वेग है उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जो देखो यहाँ अभिक्रिया का वेग मैंने बताया था किस पे डिपेंड करता है? बिल्कुल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके समानुपाती होता है? अभिकारक के। जितना ज़्यादा अभिकारक होगा उतना ही ज़्यादा अभिक्रिया होने की दर होगी, अभिक्रिया का क्या होगा? वेग होगा। ठीक है, तब देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए सेम। अब अपन कभी भी समानुपात का जो साइन होता है प्रोपोर्शनलिटी का, वो हटाते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं? एक स्थिरांक लगाते हैं। तो यहाँ पर जब अपन ने इस साइन को हटाया तो यहाँ क्या लगा दिया? के लगा दिया। के क्या है यहाँ पर? के है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, और आर क्या है? आर है कि टी टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, विशेष समय के बाद अभिकारक कितना बचा, अभिकारक की क्या वैल्यू रहेगी? अभिकारक आर का सांद्रण। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, ओके देखिए इधर अपन आर को इधर लेकर आ जाएंगे और डी टी को के पास लेके चले जाएंगे, तो डी आर बटा आर के डॉट डी टी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? इसका समाकलन, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन किया, इस वाले फंक्शन का भी इंटीग्रेशन किया और उस वाले का भी क्या किया? अपन ने समाकलन किया, इंटीग्रेशन किया।
ठीक है। तो अब बताओ 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो इंटीग्रेशन का फॉर्म जैसे 1/x का अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, ln x। क्या आता है, ln x आता है 1/x का। तो इधर देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से देखिए, ये लिखा है 1/r डॉट dr। इसका अपन इंटीग्रेशन करें तो 1/r क्या हो जाएगा, ln r। तो देखिए 1/r डॉट dr, तो 1/r ये क्या हो गया अपने ln r। ठीक है, ये अपने पास कांस्टेंट है तो इसे बाहर भी ले जा सकते हैं। तो कोई भी अपने अगर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, जो भी उसका फंक्शन होगा वही हो जाएगा। इसको इस तरीके से लेते हैं xn+1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमेशा n+1 हो जाता है। तो अगर कुछ ना भी है 1 है तो यहाँ पर जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है आपका, टाइम के फंक्शन में है ना के, तो ओनली t हो जाएगा। और k तो कांस्टेंट है, k बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। फिर जो k जो बाहर है, ये वाला जो k है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t, तो वो k से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई kt। ठीक है, t बराबर 0 पे जो अभिकारक की जो सांद्रता थी वो अपन ने एज्यूम कर ली कितनी है, r0 है। मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तब उसकी सांद्रता क्या थी, r0 थी, ये एज्यूम किए t बराबर 0 पे। तो देखिए ये था अपना समीकरण फर्स्ट, समीकरण 1 से ln r माइनस kt प्लस 1। ओके, तो अभी देखिए r की जगह अपन ने क्या लिया, r0 लिया, मतलब ये शुरुआती है, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी वो वाली कंसंट्रेशन। और यहाँ पर क्या है, तो इसके रिस्पेक्ट में टाइम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि r0 जो सांद्रण था वो कितने टाइम पर था, t बराबर 0 पे था। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये 0, ये अपने पास आ गया। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में r0 रखने पर 1 की वैल्यू, ठीक है, 1 की वैल्यू वापस से अपन ने क्या रखी, r0 रख दी यहाँ पर। अब देखिए वापस से ये इक्वेशन उतारिए, ln r माइनस kt प्लस 1, यहाँ 1 की जगह अपन ने क्या रख दिया, ये रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि यहाँ अपन ने इसको प्रूव किया है। ठीक है, ln r0 इज इक्वल्स टू 1, तो अपन 1 की जगह से यहाँ पुट कर सकते हैं। अपन ने पुट किया, देन सॉल्व किया, kt को अपन इधर लेके आ गए, इसको सॉल्व करने पर अपने पास ये इधर आकर के माइनस में हो गया, माइनस ln r। ठीक है, तो हमेशा ln m माइनस ln n, ये m और n कोई फंक्शन है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, ln m बटा n, क्या लिख सकते हैं, ln m बटा n। तो देखो यहाँ ln r0 माइनस ln r, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ln r0 बटा r, ये अपने फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। और जब अपन ln का वैल्यू क्या होता है, ln का वैल्यू होता है 2.303 लॉग, क्या होता है 2.303 लॉग। तो अपन ने अब क्या किया, ln का वैल्यू रख दिया, देखो आगे kt इज इक्वल्स टू ln की जगह क्या रख दिया, 2.303 लॉग, क्योंकि ln का वैल्यू होता है r0 बटा r। तो अपने पास t को फिर अपन ने क्या कर दिया, इसके डिवाइड में लगा दिया, ये अपने पास क्या आ गया, जो अपन को चाहिए था। ओके, तो ये था डेरिवेशन, ये आपको थोड़ा समझना है, थोड़ा आपको स्टेप्स इसको याद भी रखना है। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, इसको अपन को समझाना है। ठीक है, क्यों क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन क्या है संक्रमण तत्व का? तो देखिए, जो संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है, उनके जो डी कक्षक होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी आयक और यौगिक आयन और यौगिक में आयन और यौगिक रंगीन होते हैं क्योंकि इनके n-1 डी उपकोशों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कोई भी इनर्ट गैस और n-1 डी, और डी में कितने 1 से 10 तक अपन क्या बढ़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे मैग्नीज की एग्जांपल लूँ, मैग्नीज में होता है 3d5, मतलब मैग्नीज के जो डी उपकोश हैं, ठीक है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 क्या होता है? पांचों के पांचों अकेले होते हैं, अयुग्मित होते हैं। तो जब कोई भी लिगैंड, कोई भी समूह, ठीक है, इन जो संक्रमण तत्व होते हैं उनसे अभिक्रिया करने को आता है, बहुत सारे लिगैंड आपने पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में, फ्लोरीन हुआ, ऑक्जिलेट हुआ, साइनाइड हुआ, तो ये सब क्या होता है? लिगैंड्स होते हैं। जब कोई भी लिगैंड, ठीक है, यौगिक बनाने के लिए इनके पास आता है, किसके पास आता है? संक्रमण तत्वों के पास आता है, तो इनके जो डी उपकोश होते हैं वो क्या हो जाते हैं? 2 समूहों में बट जाते हैं। तो देखो ये बट रहे हैं, कौन से 2 समूह? एक तो T2G और एक EG। तो देखिए लिगैंड जब नहीं होते हैं ना, लिगैंड की अनुपस्थिति में जो अपना ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, वो क्या होता है? अभ्रष्ट होता है, मतलब डीजनरेट होता है। लेकिन जब भी कोई लिगैंड आता है तो ये क्या हो जाता है? 2 सेट में टूट जाता है, ठीक है, और दोनों सेटों में एनर्जी का कुछ क्या होता है? ऊर्जा का अंतर होता है ना। इस वाले सेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, Eg की एनर्जी, किसी यौगिक में Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है तो किसी यौगिक में T2G की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का क्या होता है? अंतर होता है। अब T2G में क्या पड़ा है? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अगर कोई भी विकिरण, कोई भी प्रकाश अपन इस पे डाले हैं यौगिक पे, कोई भी प्रकाश, जब इन पर दृश्य प्रकाश पड़ता है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों में प्रवेश कर जाते हैं। तो कोई भी लाइट डालेंगे तो ये क्या करते हैं? एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य की लाइट को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। और हर संक्रमण तत्व का ये अलग अलग होता है, कोई किस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तो कोई दूसरी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, प्रकाश के फॉर्म में हो या किसी भी दूसरे रूप में हो, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता है तो वो क्या करता है? अपने से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चला जाता है। तो यहाँ भी क्या होगा? जब कोई भी लाइट डालते हैं, कोई भी दृश्य प्रकाश, तो क्या होता है? एक पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य की तरह की विकिरणों को क्या कर लेगा? अवशोषित करके क्या करता है? T2G से किस में चला जाता है? EG कक्षक में प्रवेश कर जाता है। और इसे क्या बोलते हैं? DD संक्रमण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्बिटल व ये दोनों क्या है? D ऑर्बिटल है, तो एक D ऑर्बिटल से, एक D कक्षक से दूसरे D कक्षक में जाने को क्या बोलते हैं? DD संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब ये अपने को तो बात करनी थी कलर रंगीन क्यों दिखते हैं। तो भाई जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ने क्या किया,
एक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित किया। जैसे सपोज कोई तत्व है, वो बैंगनी रंग के प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एक ही कलर के प्रकाश को क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा। बाकी जो और कलर होंगे वो उसे क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो जिस कलर को वो परावर्तित करेगा वैसा ही कलर वो देगा। तो सपोज अगर कोई तत्व बैंगनी रंग के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है तो वो परावर्तित होकर के उसका कॉम्प्लीमेंट्री, बैंगनी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है हरा पीला कलर। ठीक है, ग्रीनिश येलो। ठीक है, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन बैंगनी रंग का प्रकाश अवशोषित कर रहा है तो वो कैसे रंग का दिखेगा, वो हरे पीले रंग का दिखेगा। और कोई लाल कलर का कर रहा है प्रकाश अवशोषित तो वो पीले को परावर्तित करता है। इट मीन्स वो कैसा दिखेगा, पीले कलर का दिखेगा। समझ में आ गया? तो इस रीज़न की वजह से जो संक्रमण तत्व है वो रंगीन यौगिक बनाते हैं या फिर उनके यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? सिंपल सी बात, डी संक्रमण की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक डी कक्षक से दूसरी कक्षक में चला जाता है प्रकाश लेकर के। तो जिस तरंगदैर्घ्य का वो प्रकाश अवशोषित करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो भी होगा, ठीक है, उसका जो पूरक रंग जो होगा, ठीक है, उस कलर का वो दिखाई देगा। चलो एक बार वापस रिजल्ट कर लेते हैं। अधिकांश संक्रमण तत्वों के आयन और यौगिक रंगीन होते हैं क्योंकि इनके n-1d उपकोशों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब कोई भी लिगैंड यौगिक बनाने के लिए संक्रमण तत्व के निकट पहुंचता है तो इनके d उपकोश का T2G और Eg दो समूहों में विभाजन या विपाटन हो जाता है। जब इन पर दृश्य प्रकाश पड़ता है तो इनके इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक से जो इलेक्ट्रॉन है T2G कक्षक में, वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों में प्रवेश कर जाते हैं। इसे डी संक्रमण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करता है उसके संगत एक पूरक रंग के यौगिक के रूप में प्रदर्शित करता है। मतलब उसका जो पूरक रंग होता है उसका तरह का वो दिखाई देने लग जाता है। जैसे बैंगनी अवशोषित किया तो वो हरा पीला दिखेगा, लाल अवशोषित करता है तो वो पीले कलर का दिखेगा, इस तरीके से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जिंक होता है उसे संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता। क्वेश्चन 7 का जो ब है, जिंक जो है उसे संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है। तो बच्चों संक्रमण तत्व अपन किन्हें बोलते हैं? संक्रमण तत्व हम उन तत्वों को बोलते हैं जिनमें जो डी कक्षक होते हैं वो अपूर्ण रूप से भरे, मतलब पूरे भरे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था मैग्नीज में का क्या होता है 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा है, लेकिन जो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मैं बात कर रही हूँ। इट मीन्स डी में कितने आ सकते हैं? 10। डी में अपने 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 10 ना हो करके 1 2 से 9 तक हो तो वो कक्षक क्या हो जाएंगे? अपूर्ण होंगे। तो जिन भी संक्रमण तत्वों में ऐसा विन्यास पाया जाता है जिसमें डी कक्षक पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ होता, उन्हें क्या बोलते हैं? अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, अगर डी कक्षक पूरी तरीके से भर जाते हैं तो उन तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये 3 ऐसे हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व तो हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो देखो अपन कैसे, ऑर्गन तक, ऑर्गन 18 नंबर पे आता है, जिंक 30 नंबर पे आता है। उसके बाद अपन 4s2 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम, और 3d10। तो ये जिंक का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें जो डी कक्षक है वो पूरी तरीके से क्या है? भरे हुए हैं। डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जिंक को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ये रहा आपका आंसर। संक्रमण तत्वों में, एक सेकेंड, दिख रहा है वो आपको लोगों को?
संक्रमण तत्वों में N-1 कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होता है, जबकि जिंक में N-1 कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है अपने जिंक का, ऑर्गन 3d10 4s2, तो यहाँ पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसीलिए जिंक क्या होता है, संक्रमण तत्व नहीं होता है। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, चलिए अब क्लास को अपन ओवर करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके